इसका लेक्चर नंबर कितना है? क्वांटम मैकेनिक्स का लेक्चर नंबर 34। कल जब मैंने इनर प्रोडक्ट हिल्बर्ट स्पेस और एग्जांपल्स ऑफ हिल्बर्ट स्पेस भी पढ़ा दी थी, आज हमने जो है स्क्वायर इंटीग्रेबल फंक्शन इसको जो है वो स्टडी करना है। तो जब आप फंक्शन स्पेसेस की बात करते हैं तो जो वेक्टर एलिमेंट है उसको अगर हम किसी कम्प्लेक्स फंक्शन से डिस्क्राइब करें तो जो स्केलर प्रोडक्ट है वो इंटीग्रल्स के अंदर आ जाती है। यानी कि जो स्केलर प्रोडक्ट है टू फंक्शंस की, यानी कि ऐसे आप लिखें कि ये दो फंक्शंस हैं, साई ऑफ एक्स और फाई ऑफ एक्स, ये दो फंक्शंस हैं और इन दो फंक्शंस की हम स्केलर प्रोडक्ट लें तो साई फाई इसको लिख सकते हैं इंटीग्रल साई स्टार ऑफ एक्स फाई ऑफ एक्स डी एक्स। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 आ गई। तो अगर इंटीग्रल जो है वो डाइवर्ज करे तो फिर स्केलर प्रोडक्ट जो है वो एग्जिस्ट नहीं करती। ठीक है, कन्वर्ज नहीं डाइवर्ज करिए, यानी कि अगर फैलना शुरू हो जाए यहाँ से इंटीग्रल डाइवर्ज करना शुरू हो जाए इसके प्रोडक्ट तो फिर जो है वो स्केलर प्रोडक्ट डज नॉट एग्जिस्ट। इफ द इंटीग्रल डाइवर्जेस द स्केलर प्रोडक्ट डज नॉट एग्जिस्ट, तो उस केस में स्केलर प्रोडक्ट जो है वो एग्जिस्ट नहीं करती। एज ए रिज़ल्ट जो फंक्शन स्पेस है जिसके अंदर आप स्केलर प्रोडक्ट को कंसिडर कर रहे हैं तो उसके अंदर हम सिर्फ वही फंक्शंस जो है उनको कंसिडर करेंगे उस स्पेस के अंदर के जो फाइनाइट है। ठीक है, इनफाइनाइट को नहीं, जो फाइनाइट है। तो अब ये जो फंक्शंस हैं साई और फाई, ये कौन से फंक्शन है? ये साई और फाई फंक्शंस जो हैं ये फाइनाइट हैं और इनफाइनाइट फंक्शंस को हम कंसिडर कर रहे हैं। साई फाई और फाइनाइट फंक्शंस, ये हमारे पास जो है ये फाइनाइट फंक्शंस हैं। तो अब यहाँ पर जो फंक्शन साई ऑफ एक्स है इसको हम स्क्वायर इंटीग्रेबल कह सकते हैं अगर इसका स्केलर प्रोडक्ट लें हम किसी और फंक्शन साई के साथ या साई के साथ ही, यानी कि उसी फंक्शन साई के साथ ही लेने। वैसे तो ये है ना कि ये साई और फाई ये तो दो डिफरेंट फंक्शंस हैं और इनको आपने इंटीग्रल के अंदर लिया। ये इंटीग्रल जो है ये स्क्वायर इंटीग्रेबल इंटीग्रल नहीं है। ये स्क्वायर इंटीग्रेबल इंटीग्रल उस वक्त बनेगा जब आप इस साई का साई के साथ ही इनर प्रोडक्ट लेंगे। यानी कि कहने का मतलब यह है कि अगर मैं इसको यूँ लिखूँ कि साई कामा साई, ठीक है, इंटीग्रल साई ऑफ एक्स का मॉड स्क्वायर डी एक्स, क्योंकि ये हमारे पास क्या मान रहा है साई स्टार ऑफ एक्स साई ऑफ एक्स डी एक्स। अब ये जो स्पेस है इस
स्क्वायर इंटीग्रेबल फंक्शंस की ये पोजेस करती है प्रॉपर्टीज़ ऑफ द हिल्बर्ट स्पेस, यानी कि ये जो आप इसको सॉल्व करेंगे स्क्वायर इंटीग्रेबल फंक्शन को, तो ये एक्चुअली आप किस में सॉल्व कर रहे हैं, हिल्बर्ट स्पेस के अंदर आप इसको सॉल्व कर। हम क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर वैसे भी जो काम कर रहे होते हैं वो हिल्बर्ट स्पेस के अंदर ही कर रहे होते हैं। तो अगर हम लीनियर कम्बिनेशन लें स्क्वायर इंटीग्रेबल फंक्शन का, तो वो जो लीनियर कम्बिनेशन होगा स्क्वायर इंटीग्रेबल फंक्शन का, वो लीनियर कम्बिनेशन भी स्क्वायर इंटीग्रेबल ही होगा। ठीक है, तो the linear combination of square integrable function will also be a square इंटीग्रेबल, तो वो भी स्क्वायर इंटीग्रेबल ही होगा। तो अब ये जो आपके पास है ये इक्वेशन जो 1 आ रही है, ये तमाम प्रॉपर्टीज़ जो है स्केलर प्रोडक्ट की उनको सेटिस्फाई करती है हिल्बर्ट स्पेस के अंदर। ठीक है, यानी कि जो आपने पीछे हिल्बर्ट स्पेस की प्रॉपर्टीज़ पढ़ी हैं वो सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ जो है वो ये इक्वेशन जो है उनको फॉलो करती है, क्योंकि ये इक्वेशन आप सॉल्व ही हिल्बर्ट स्पेस के अंदर कर रहे हैं। अब जो डायमेंशंस होती हैं हिल्बर्ट स्पेस की स्क्वायर इंटीग्रेबल फंक्शंस के लिए वो इनफाइनाइट होती हैं, क्योंकि हमने पहले कहा कि ये हिल्बर्ट स्पेस जो होती है ये n डायमेंशन होती है। n डायमेंशन का मतलब है कि इसके अंदर डायमेंशंस की कोई कैब जो है वो नहीं है। तो इसका मतलब है कि फिर इसके अंदर जिन फंक्शंस को आप सॉल्व करेंगे उन फंक्शंस की डायमेंशंस को भी आप इनफाइनाइट ले सकते हैं। तो जो अब हर वेव फंक्शन है उसको आप एक्सप्रेस कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट फंक्शंस। ठीक है, यानी कि अगर आप इनका लीनियर कम्बिनेशन बनाएं, ठीक है, तो इन लीनियर कम्बिनेशन को आप एक्सप्रेस कर सकते हैं इस हिल्बर्ट स्पेस के अंदर। तो अब जो एग्जांपल हैं इसकी अगर हम बात करें तो स्क्वायर इंटीग्रेबल फंक्शंस की, जिनको कि हम हिल्बर्ट स्पेस के अंदर डिस्कस कर रहे हैं, तो वो देखेंगे एग्जांपल्स में साई ऑफ r, t स्क्वायर d³r, ये क्वांटिटी जो है इसको हम क्या कहते हैं, प्रोबेबिलिटी। ठीक है, ये प्रोबेबिलिटी है किसी पॉइंट r के ऊपर। तो इसको, इस क्वांटिटी को आप स्क्वायर इंटीग्रेबल फंक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर आप लिखें कि साई r, t का मॉड स्क्वायर d³r, ठीक है, यानी कि -∞ से +∞ dx, -∞ से +∞ dy और -∞ से +∞ साई ऑफ r t का मॉड स्क्वायर dz। तो इसका मतलब है कि जितने भी फंक्शंस होते हैं क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर वो सारे फंक्शंस जो हैं वो स्क्वायर इंटीग्रेबल होते हैं। तो ऑल द फंक्शंस इन क्वांटम मैकेनिक्स आर स्क्वायर इंटीग्रेबल। तो जितने भी फंक्शंस आप लेते हैं ये सारे के सारे स्क्वायर इंटीग्रेबल होते हैं। और कोई भी वेव फंक्शन के जो ना स्क्वायर इंटीग्रेबल हो, यानी कि उसको इंटीग्रेशन के अंदर स्क्वायर की फॉर्म में हम नहीं लिख सकते, तो उस फंक्शन की क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर कोई एग्जिस्टेंस नहीं। क्वांटम मैकेनिक्स में जो है वो वाला फंक्शन हम यूज़
नहीं करते। क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर सिर्फ स्क्वायर इंटीग्रेबल फंक्शंस जो हैं वो इस्तेमाल होते हैं, यानी कि जिनका कम्प्लेक्स कॉन्जुगेट के साथ इनर प्रोडक्ट लें तो वो उसका मॉड स्क्वायर जो है वो बन जाए, सिर्फ इनकी एग्जिस्टेंस जो है वो है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर इसमें आगे एक एग्जांपल है, ये एक वेक्टर दिया हुआ है, इसको कह रहा है वो कि इस वेक्टर को नॉर्मलाइज कर लें, तो ये आप खुद ही कर लेंगे, बड़ी आसान सी एग्जांपल है। इसमें जो कैट और ब्रास हैं उसको रो और कॉलम की फॉर्म में हमने लिख लिया और वहाँ से इसको नॉर्मलाइज करके हम वहाँ से एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे। अच्छा जी, उसके बाद आए नेक्स्ट जो चीज़ हमने स्टडी करनी है वो हमने कहना डिराक नोटेशन। तो डिराक नोटेशन डिराक नोटेशन के अंदर हमारे पास कैट और ब्रास जो हैं ये दो चीज़ें होती हैं। तो जो किसी भी सिस्टम की फिजिकल स्टेट है उसको हम क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर रिप्रेजेंट करते हैं किसकी मदद से, बाय द एलिमेंट्स ऑफ हिल्बर्ट स्पेस, यानी कि जो एलिमेंट्स हमारे पास हिल्बर्ट स्पेस के अंदर होते हैं उनकी मदद से किसी सिस्टम की स्टेट को क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर जो है वो रिप्रेजेंट किया जाता है। और ये जो एलिमेंट्स होते हैं इनको हम कहते हैं स्टेट वेक्टर्स। द फिजिकल स्टेट of the system in quantum mechanics is represented by the elements of हिल्बर्ट स्पेस। तो हिल्बर्ट स्पेस के एलिमेंट से फिजिकल स्टेट को डिस्क्राइब किया जाता है। तो ये एलिमेंट्स जो हैं इनको हम कहते हैं स्टेट वेक्टर्स। दीज एलिमेंट्स आर नोन एज स्टेट वेक्टर्स। तो इन एलिमेंट्स को हम स्टेट वेक्टर्स का नाम जो है वो देते हैं। तो अब ये जो आपके पास स्टेट वेक्टर्स है डिफरेंट बेसिस के अंदर बाय मींस ऑफ फंक्शन एक्सप्रेशन, डिफरेंट स्टेट वेक्टर्स जो है डिफरेंट बेसिस के अंदर जो है वो डिस्क्राइब करते हैं किसी भी सिस्टम की स्टेट को। तो अब क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर जो डिराक है उसने इंट्रोड्यूस करवाई है जो स्टेट वेक्टर, ये क्या है, स्टेट वेक्टर साई है। अब ये जो स्टेट वेक्टर साई है इसको हमने किस तरह रिप्रेजेंट करना है इन टर्म्स ऑफ डिराक नोटेशन, ठीक है। यानी कि ये जो क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर ये क्या है, ये एक स्टेट का वेक्टर है। ये क्या कर रहा है, ये उस सिस्टम की फिजिकल स्टेट को क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर जो है वो डिस्क्राइब कर रहा है। तो इसको हमने ये स्टेट जो है इसको डिराक नोटेशन में हम कैसे लिखेंगे। तो पहले नंबर पर होते हैं कैट्स, ठीक है। कैट्स जो हैं ये एलिमेंट्स ऑफ वेक्टर स्पेस। तो डिराक ने कहा कि ये जो साई है इसको हम यूं लिख सकते हैं, साई, इसको कैट कहते हैं, कैट की फॉर्म में। ये क्या है, दिस इज ए कैट ऑफ दिस वेक्टर साई। ये कैट है इस स्टेट वेक्टर साई का, इसको हम कैट वेक्टर का नाम जो है वो देते हैं। और ये जो कैट वेक्टर है ये बिलोंग करता है हिल्बर्ट स्पेस को, और जब ये बिलोंग करता है हिल्बर्ट स्पेस को तो इसको हम कहते हैं कैट स्पेस,
ठीक है, इसको कैट स्पेस का नाम देते हैं क्योंकि ये स्पेस जो है ये हिल्बर्ट स्पेस को ही बिलोंग करती है। उसके बाद दूसरे नंबर पर होता है जिसको हम कहते हैं ब्रास। ये होता है एलिमेंट ऑफ ड्यूअल स्पेस। ठीक है, ये ड्यूअल स्पेस का यानी कि ड्यूअल हिल्बर्ट स्पेस का ये एलिमेंट होता है और इसको भी हम वेक्टर स्पेस से डिनोट करते हैं। तो डिराक ने इसको डिनोट किया कि अगर ये साई है, ठीक है, तो इसका ब्रास जो है वो यूं आप राइट होंगे। तो अब ये कैट्स जो है वो तो हिल्बर्ट स्पेस को बिलोंग करते हैं और ये जो है ये ड्यूअल हिल्बर्ट स्पेस को बिलोंग करते हैं जिसको हम कहते हैं एच। ठीक है, अब हमने आगे देखनी है डिराक नोटेशन फॉर इनर प्रोडक्ट। तो जो इनर प्रोडक्ट है या स्केलर प्रोडक्ट है, इसको अगर दो फंक्शन है आपके पास साई और फाई, इनकी डिराक नोटेशन में आपने इनर प्रोडक्ट जो है उसको राइट डाउन करना है। तो इसको आप लिखेंगे साई फाई, ये आ जाएगा साई इंटू फाई, और अगर फाई साई हो जाए तो ये आ जाएगा फाई इंटू साई। ये डिराक नोटेशन में हमने इनर प्रोडक्ट को राइट डाउन किया, यानी कि कैट और ब्रास आपस में मिल जाते हैं इसके अंदर। अब अगर आप इसको लिखना चाहें स्क्वायर इंटीग्रेबल फंक्शन की फॉर्म में, तो हम इसको राइट डाउन कर सकते हैं कि फाई साई, इसको इंटीग्रल के अंदर फाई स्टार आर कामा टी साई आर कामा टी डी क्यूब आर। तो इसी को आप, ये तो पोजीशन स्पेस के अंदर लिखी है, इसी को मोमेंटम स्पेस में भी लिख सकते हैं। फाई साई फाई स्टार ऑफ पी कामा टी साई पी कामा टी डी क्यूब पी। तो इस तरह आप जो है इस इनर प्रोडक्ट को राइट डाउन कर सकते हैं। तो ये एक्चुअली इनर प्रोडक्ट इस तरह भी लिखी जाती है, इनर प्रोडक्ट इस तरह भी लिखी जाती है, और इनर प्रोडक्ट इस तरह भी लिखी जाती है। ये तीन तरीके हैं इनर प्रोडक्ट को लिखने के, ये तीनों ही इनर प्रोडक्ट्स हैं। इस तरह भी आप इनर प्रोडक्ट को डिनोट कर, ये सिंपल वे है, ये डिराक नोटेशन है, और ये इंटीग्रेशन की नोटेशन है। ये तीनों चीज़ें जो हैं वो एक दूसरे के बराबर है। आप इसको जिस तरह भी लिखना चाहें उसको राइट डाउन कर सकते हैं। ठीक है जी, अब आपने देखनी है प्रॉपर्टीज ऑफ कैट ब्रास और ब्रास कैट।
तो इनकी जो प्रॉपर्टी हैं, हर जो आपके पास कैट वेक्टर है उसके कारस्पॉन्डिंग एक ब्रास वेक्टर भी होता है, यानी कि अगर साई है तो इसके कारस्पॉन्डिंग एक ब्रास वेक्टर भी होगा। इसके अलावा अगर आप इसको लीनियर कम्बिनेशन की फॉर्म में राइट डाउन करें, यानी कि ए ऑफ साई प्लस बी ऑफ फाई, यहाँ से इसको बाहर निकाल लूँ तो ए स्टार चेंज कर दूँ पोजीशन, यानी कि कैट से ब्रास में ले जाऊँ तो ये आ जाएगा साई प्लस फाई। तो आप जब पोजीशन को चेंज करेंगे तो जो साथ स्केलर फंक्शन होगा उसका क्या बन जाएगा, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। यहाँ पर ए और बी जो है ये क्या है, ये कोई कॉम्प्लेक्स नंबर्स थे। अच्छा, इसी तरह ए ऑफ साई अगर आप राइट डाउन करें तो इसको लिख सकते हैं ए ऑफ साई, और अगर लिखें ए ऑफ साई तो इसको लिखेंगे ए स्टार ऑफ साई। यानी कि जब भी वो कैट से ब्रास के अंदर चेंज होगा तो क्या आएगा, साथ कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट आ जाएगा। अब उसी के बाद इसी के अंदर प्रॉपर्टीज हैं जो ऑफ स्केलर प्रोडक्ट। तो आप देखें कि जो हमारे पास स्केलर प्रोडक्ट है ये एक कम्प्लेक्स नंबर होता है, और इसको अगर हम राइट डाउन करें, यानी कि ये साई ये फाई, ये स्केलर प्रोडक्ट है और ये कम्प्लेक्स नंबर है। तो अगर ये साई फाई है तो मैं अगर ये कहूँ कि ये बराबर है फाई और साई के, तो क्या ये जस्टिफिकेशन जो है वो करेक्ट है, ये स्टेटमेंट? नहीं, ये तो करेक्ट नहीं है, ये तो इसके बराबर नहीं हो सकता, ये तो पोजीशन चेंज हो गई है, ये तो कम्प्लेक्स कॉन्जुगेट उसका बन जाएगा। यानी कि आप इसको कहेंगे कि जो फाई प्लस साई का स्टार है कम्प्लेक्स कॉन्जुगेट है वो साई फाई के बराबर है। समझ आइए वो, ठीक है। उसका कम्प्लेक्स जब पोजीशन चेंज होती है तो कम्प्लेक्स कॉन्जुगेट बन जाता है। अच्छा, अब ये साई फाई जो है इसको आप यूं भी लिखते हैं और ये होगा साई स्टार एक्स फाई ऑफ एक्स डी एक्स, ठीक है। और अगर मैं इसको लिखूं कि फाई साई का स्टार, तो दैट विल बी इक्वल टू इंटीग्रल फाई स्टार आर कामा टी साई ऑफ आर कामा टी डी क्यूब आर पूरे का ये स्टार आएगा। तो आप इसको ओपन करें तो फाई साई स्टार, अब ये स्टार स्टार ख़त्म हो जाएगा और स्टार इसके साथ आ जाएगा, लिहाजा ये बन जाएगा साई स्टार आर कामा टी फाई आर कामा टी डी क्यूब आर। और ये चीज़ जो है ये आपकी बराबर होगी साई इंटू फाई के।
ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर जो साई और फाई हैं ये रियल हैं, तो अगर साई और फाई रियल है तो फिर वी कैन राइट साई फाई इज इक्वल टू फाई एंड साई इफ साई एंड फाई आर रियल। अगर रियल है तो फिर ये एक दूसरे के बराबर हो सकते हैं, लेकिन अगर रियल नहीं है तो फिर क्या होगा, फिर कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट आ जाएगा, क्योंकि इसके अंदर सिर्फ रियल पार्ट को हम ले रहे हैं। लेकिन जब पूरा कॉम्प्लेक्स नंबर लेते हैं तो उसके अंदर रियल के साथ इमेजिनरी पार्ट जो है वो भी आ जाता है। अच्छा, इसी को अब जो है अगर आप देखें कि साई ए साई 1 प्लस A2 साई 2, इसको मैं लिख सकता हूँ ए साई 1 प्लस A2 साई 2। ठीक है, इधर से मैंने ये कैट जो है ब्रास को कैट के ऊपर ऑपरेट करवा दिया, यानी कि इनर प्रोडक्ट ले लिया। इसी तरह अगर मैं कहूँ कि A1 फाई 1 प्लस A2 फाई 2 साई के बराबर है, A1 फाई 1 प्लस A2 साई 2 साई। तो अब इसको किस तरह आप राइट डाउन करेंगे, इसे आप लिखें कि यहाँ से A1 को जब बाहर निकालूंगा तो A1 का स्टार आ जाएगा, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट बन जाएगा, फाई 1 साई और प्लस A2 स्टार फाई 2 प्लस साई। ठीक है, ये चीज़ जो है वो आ जाएगी। अच्छा, अब अगर मैं इस तरह इनर प्रोडक्ट लूँ कि A1 फाई 1 प्लस A2 फाई 2 इनर प्रोडक्ट B1 साई 1 प्लस B2 साई 2। ठीक है, ये इनर प्रोडक्ट अगर आप ले लें। अब इसको ज़रा ओपन करें इस इनर प्रोडक्ट को, तो ये आएगा A1 स्टार B1 फाई 1 साई 1 प्लस A1 स्टार B2 फाई 2। सॉरी, फाई 2 साई 2। ठीक है, फिर प्लस A2 स्टार B1 फाई 2 साई 1 प्लस A2 स्टार B2 फाई 2 साई 2। ये सब के जो हैं इनके साथ कॉम्बिनेशन ले लिए इनर प्रोडक्ट।
अब उसके बाद नेक्स्ट है कि जो नॉर्म होता है, द नॉर्म इज रियल एंड पॉजिटिव। अब कोई अगर वेक्टर साई है, कैट वेक्टर, ये साई कैट वेक्टर है, बिलोंग कर रहा है हिल्बर्ट स्पेस को, ठीक है, एक साई वेक्टर है और हिल्बर्ट स्पेस को बिलोंग कर रहा है, तो इसका नॉर्म जो है, इसका नॉर्म क्या होगा, साई साई, ये इसका नॉर्म है। तो ये साई साई जो है ये रियल एंड पॉजिटिव है। तो अगर साई साई 0 के बराबर हो तो इसका मतलब है कि इसमें से ये साई जो है ये 0 के बराबर है। जहां पर 0 जो है ये क्या, ये 0 वेक्टर है। और स्टेट साई नॉर्मलाइज भी हो सकती है अगर साई साई जो है वो 1 के बराबर हो, तो फिर साई स्टेट क्या है, नॉर्मलाइज्ड है। उसके बाद नेक्स्ट है प्रॉपर्टी ऑफ श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी। तो अगर दो स्टेट साई और फाई जो हैं वो हिल्बर्ट स्पेस के अंदर हैं, ठीक है, यानी कि साई और फाई ये बिलोंग कर रही हैं हिल्बर्ट स्पेस को, तो इसको मैं लिख सकता हूं कि साई फाई का मॉड स्क्वायर इज इक्वल टू साई साई फाई फाई। ठीक है, तो यहां पर अगर हम ये कहें कि साई और फाई जो हैं वो लीनियरली इंडिपेंडेंट हैं, इफ साई एंड फाई are linearly independent, अगर ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है साई और फाई, तो साई को आप लिख सकते हैं फिर ए ऑफ फाई। तो यहाँ पर ए स्केलर है और ये रिलेशन एक इक्वालिटी बन जाएगा। तो अब अगर आप एक सिमिलर केस लें, जैसे यूक्लिडियन स्पेस के अंदर हम डॉट प्रोडक्ट लेते हैं, तो उसमें श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी क्या कहती है कि ए डॉट बी जो है वो लेस देन इक्वल टू ए का स्क्वायर और बी का स्क्वायर, यानी कि ये फिर इक्वालिटी जो है वो नहीं बनती, ये इनइक्वालिटी मान जाती है, लेस देन या इक्वल टू उसके बराबर। उसके बाद नेक्स्ट जो चीज़ देखनी है वो है ट्राइंगल इनइक्वालिटी। ट्राइंगल इनइक्वालिटी, तो अगर हमारे पास इस तरह रिलेशन हो कि साई
प्लस फाई और साई प्लस फाई, ऐसे। तो इसको हम कहेंगे कि लेस दैन इक्वल टू साई साई प्लस फाई फाई। जहाँ पर साई और फाई लीनियर इंडिपेंडेंट हैं, और अगर लीनियर इंडिपेंडेंट हैं तो साई को फिर आप लिख सकते हैं ए ऑफ फाई। यहाँ पर ए स्केलर है जो कि रियल और पॉजिटिव है। तो अगर ये केस हो तो फिर ये जो ट्राइएंगल इक्वालिटी है, इनइक्वालिटी जो है ये इक्वालिटी बन जाती है। जैसे इसी केस में आपने देखा था कि अगर लीनियर इंडिपेंडेंट हो तो श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी जो है वो भी क्या बन जाती है, इक्वालिटी बन जाती है, अगर लीनियरली इंडिपेंडेंट हो तो। तो यही ट्राइएंगल इनइक्वालिटी जो है यूक्लिडियन स्पेस के अंदर ए प्लस बी लेस देन इक्वल टू ए प्लस बी के बराबर होगा। तो इसका मतलब है कि अगर फंक्शंस जो हैं, जो स्टेट वेक्टर्स हैं, अगर वो लीनियरली इंडिपेंडेंट हो तो फिर वो इक्वालिटी में ही रहते हैं। लेकिन अगर वो लीनियरली इंडिपेंडेंट ना हो तो फिर हम ए को दूसरे की टर्म में राइट डाउन नहीं कर सकते। तो जब हम नहीं कर सकते ए को दूसरे की टर्म में राइट डाउन, तो इसका मतलब है कि वो फिर इनइक्वालिटी बन जाती है। उसके बाद नेक्स्ट है ऑर्थोगोनल। स्टेट्स। तो साई और फाई ऑर्थोगोनल हो सकते हैं अगर इनर प्रोडक्ट साई और फाई ज़ीरो के बराबर हो। क्योंकि ऑर्थोगोनल क्या होता है, यानी कि जो ज़ीरो के बराबर, यानी कि वो एक दूसरे के बराबर ना हो। ठीक है, इसी तरह ये तो ऑर्थोगोनल स्टेट्स हैं। और ऑर्थोनॉर्मल स्टेट्स, तो ऑर्थोनॉर्मल स्टेट्स में क्या होगा, ऑर्थोगोनल भी होगा और नॉर्मल भी होगा। ठीक है, यानी कि साई फाई ज़ीरो ये क्या होगा, ऑर्थोगोनल। ठीक है, और अगर साई साई वन हो और फाई फाई वन हो तो फिर क्या होगा, नॉर्मल। अच्छा, उसके बाद अब इसके अंदर कुछ फॉरबिडन क्वांटिटीज होती हैं डिराक नोटेशन में, जिनको हम राइट डाउन नहीं कर सकते। अगर फाई और साई हिल्बर्ट स्पेस को बिलोंग करते हैं तो हम अगर इनकी इनर प्रोडक्ट लिखें यूं, साई और फाई, ऐसा ही लिख सकते हैं। इसमें आपको यानी कि इनर प्रोडक्ट जब भी लिखनी है तो ब्रास या कैट की फॉर्म में लिखनी है। सिर्फ कैट की फॉर्म में नहीं हो सकती और सिर्फ ब्रास की फॉर्म में भी नहीं हो सकती, यानी कि यूं भी नहीं लिख सकते, ये भी पॉसिबल है। ठीक है, ये फॉरबिडन है, इसको हम इस तरह राइट डाउन नहीं कर सकते। आपने अगर इनको लिखना है तो यूं ही लिखेंगे कि साई और फाई या फाई और साई, ऐसे ही लिख सकते हैं। इस तरीके से इनर प्रोडक्ट को राइट डाउन नहीं कर सकते। ये डिराक नोटेशन में फॉरबिडन है, इट इज़ नॉट पॉसिबल।
अच्छा, अब अगर हमारे पास जो है वो साई और फाई बिलोंग करें डिफरेंट वेक्टर स्पेस को, यहाँ पर तो ये आपको पता है ना कि ये एक ही वेक्टर स्पेस यानी कि हिल्बर्ट स्पेस से बिलोंग कर रही है। इफ साई एंड फाई, अगर साई और फाई जो हैं वो बिलोंग करें टू डिफरेंट वेक्टर स्पेस, अब इनकी वेक्टर स्पेस सेम नहीं है, डिफरेंट है। यानी कि एक को अगर हम कहें कि साई को हम ले रहे हैं स्पिन स्पेस के अंदर और फाई को ले रहे हैं ऑर्बिटल स्पेस में, यानी कि साई बिलोंग टू स्पिन स्पेस और फाई बिलोंग टू ऑर्बिटल स्पेस। इसको बिलोंग कर रहे हैं दोनों। तो अब इस केस के अंदर जो ये है साई फाई, अगर दो डिफरेंट स्पेसेस हैं तो इनको हम लिख सकते हैं साई और फाई। इसको कहते हैं टेंसर प्रोडक्ट। तो ये टेंसर प्रोडक्ट उस वक्त ही मीनिंगफुल है जब आपके पास डिफरेंट वेक्टर स्पेसेस हैं। अगर सेम वेक्टर स्पेसेस हैं तो फिर आप इसी तरह ही राइट डाउन कर सकते हैं, ऐसे और ऐसे नहीं लिख सकते। ये फॉरबिडन क्वांटिटीज जो है उनमें आ जाता है। ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट जो चीज़ हमने स्टडी करनी है वो ऑपरेटर्स और स्टेट वेक्टर्स हैं। ठीक है, वो फिर अभी टाइम जो है वो ओवर हो रहा है तो मैं इसको पर रोकता हूँ लेक्चर को।